नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। बुलेटिन में सीधे रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करेंगे और आपको बता देंगे कि अब तक किस जगह पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। यूपी में 3 बजे तक 52% मतदान हुआ है। उत्तराखंड में 49% मतदान। गोवा में 3 बजे तक 60.18% मतदान हुआ है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। 3 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं। 52% मतदान यूपी में हुआ है, उत्तराखंड में 49% है, तो गोवा में 60.18% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा आंकड़े जो निकलकर सामने आए हैं वो गोवा से हैं। हालांकि यूपी से लग रहा था कि यूपी कहीं पिछड़ रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं, थोड़ा सा बेहतर आंकड़े ये कहा जा सकता है कि पहले से है। 3 बजे तक 52% मतदान हुआ है यूपी में। उत्तराखंड में 49% मतदान अब तक हुआ है। 3 बजे तक की बात बता रहे हैं आपको, 3 बजे तक के आंकड़े बता रहे हैं। गोवा में 60.18% मतदान हुआ है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी। यूपी में 3 बजे तक जितना मतदान हुआ उसके आंकड़े, उत्तराखंड के, गोवा के सभी आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। गोवा में 60.18% मतदान हुआ है 3 बजे तक। यूपी में 52% मतदान 3 बजे तक हुआ है। उत्तराखंड में 3 बजे तक 49% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में यूपी के 9 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली, शाजापुर की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। और अब 3 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 3 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं कि 52% मतदान यूपी में 3 बजे तक हुआ है। हालांकि प्रतिशत उस तरीके से बढ़ नहीं रहा है जिस तरीके से वक्त जा रहा है, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है क्योंकि काफी वक्त अभी भी बचा हुआ है। ऐसे में अब सबकी निगाहें हैं कि आखिर कितने मतदाता अपने घरों से बाहर निकलते हैं और मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। वक्त उतना ज्यादा भी नहीं बचा है। अब लोगों को ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निकलकर अपने मताधिकार के इस्तेमाल की जरूरत है। यूपी में 3 बजे तक 52% मतदान हुआ। उत्तराखंड में 3 बजे तक 49%, तो वहीं गोवा में 60.18%। सबसे आगे गोवा के आंकड़े नजर आ रहे हैं। गोवा की जनता घरों से बाहर निकल रही है, मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। वहीं उत्तराखंड में 3 बजे तक 49% मतदान हुआ है। आंकड़े और बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि अभी मतदान में कुछ और समय बचा है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आंकड़े 3 बजे तक के। तो आपको तीन राज्य हैं उनके आंकड़ों से रूबरू कराया, लेकिन अब यूपी के बारे में विस्तार से बताते हैं कि वहां पर किस जिले में अब तक कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। ये बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आंकड़े देखिए, अमरोहा में 60.05%, बदायूं में 47.63%, संभल में 49.11%, मुरादाबाद में 55.60%, बिजनौर में 51.81%, सहारनपुर में 56.56%, वहीं शाहजहांपुर में 46.78%, रामपुर में 52.63%, बरेली के भी आंकड़े आपको दिखाए। अमरोहा से 60.05%, बदायूं में 47.63%, संभल में 49.11%, मुरादाबाद से 55.60%, बिजनौर में 51.81%, सहारनपुर के आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो तमाम आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से जो है मतदाता पहुंच रहे हैं और मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। संख्या लगातार बढ़ रही है प्रतिशत की, और लोगों के पहुंचने की अभी भी वक्त बचा है। अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मत का इस्तेमाल करें। तो यूपी में अगर टोटल आंकड़ों की बात की जाए तो 52% मतदान 3 बजे तक हुआ है। शाहजहांपुर में 46.78% मतदान हुआ है। अमरोहा में 60.05%, बदायूं में 47.63%, संभल में 49.11%, मुरादाबाद में 55.60%, बिजनौर में 51.81%, सहारनपुर में 56.56%। तो ये आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं गोवा की अगर बात की जाए तो 61% मतदान वहां पर बताया जा रहा है। माफ कीजिएगा, 60.18% मतदान गोवा में हुआ है। वहीं उत्तराखंड में
फीसदी मतदान हुआ है। यूपी में 52% मतदान 3 बजे तक हुआ है। अभी वक्त बचा है, अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। लगातार एफएम न्यूज अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि घरों से बाहर निकलकर अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करें, मताधिकार का इस्तेमाल करें और सरकार चुनने में अपनी भागीदारी जरूर दे। लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा जरूर बने। वही समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा का आरोप है कि सहारनपुर जिले की बेहट विधानसभा के बूथ संख्या 170 पर साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट से कमल की पर्ची निकल रही है। वहीं जिन महिलाओं को कम दिखाई देता है उनकी जगह वहां तैनात अधिकारी खुद वोट डाल रही हैं। इसके अलावा बूथ संख्या 403 पर कई मुस्लिम महिला वोटर्स को ये कहकर वापस कर दिया गया कि आपका वोट पड़ चुका है। तो ये समाजवादी पार्टी ने इस मामले की सूचना चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। पार्टी ने आयोग से बूथ संख्या 170 की ईवीएम मशीन बदलवाकर निष्पक्ष मतदान कराने की अपील की। इसके अलावा बूथ संख्या 377 और 403 के मतदान कर्मियों को हटाने की शिकायत चुनाव आयोग से की। दूसरी तरफ सपा ने शाहजहांपुर में विधानसभा क्षेत्र 136 ददरोल में तैनात पुलिसकर्मियों पर वोटर्स से जबरन बीजेपी के पक्ष में वोट कराने का आरोप लगाया है। सपा के मुताबिक थाना सोहरा मऊ के प्रभारी निरीक्षक ने वोटर्स से ऐसा न करने पर फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी भी देने का आरोप लगाया है। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और इस बीच में कई जगह से सपा की तरफ से चुनाव आयोग को शिकायत दी गई है कि ईवीएम को लेकर खराबी की बात कही गई। कहीं महिला वोटर्स से ये कहकर वापस लौटाने की शिकायत दी गई है कि उनको वोट डालने से मना करते हुए कहा गया कि आपका वोट पड़ चुका है और साथ ही कई जगह पर जबरदस्ती वोट डलाने का भी आरोप सपा की तरफ से लगाया गया है और इसको लेकर चुनाव आयोग को शिकायत दी गई है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मौजूदा कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि पंजाबी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, महिलाओं के खिलाफ वारदातें बढ़ी हैं। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में बेअदबी के कई मामले भी सामने आए हैं। लुधियाना में बम धमाका हुआ। केजरीवाल ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस आपस में ही एक दूसरे को हराने में जुटी है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब को हराने के लिए सारी पार्टियां फिर से इकट्ठी हो गई। इस बार पूरा पंजाब मिलकर इन पार्टियों को हराएगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि पीएम मोदी पंजाब आए, उनकी सुरक्षा में चूक हुई। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश की सुरक्षा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ और कहा है, सुनिए जरा। आज पंजाब के अंदर पिछले 5 साल में और खासकर पिछले 3-4 महीने में जो घटनाएं घटी हैं, उससे एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पंजाब को, पंजाब के लोगों को सुरक्षा दे सकती है। एक तरफ जहां आम पंजाबी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, महिलाओं के खिलाफ बहुत सारी वारदातें हो रही हैं, आम जनता के बीच में क्रिमिनल आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। दूसरी तरफ बेअदबी के कई सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं पिछले कुछ महीनों में। लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। प्रधानमंत्री की सुरक्षा, जब प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश की सुरक्षा है, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर दोनों तरफ से राजनीति हुई। मैं उधर भी दोनों तरफ से उन्होंने राजनीति की। आम आदमी पार्टी कभी भी देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करती। हम कभी राजनीति नहीं करते। हमारे केंद्र सरकार से 100 मतभेद है, सब जानते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर जब जब लोगों की पब्लिक इंटरेस्ट की बात हुई, हमने केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके, जैसे कोरोना का मामला था, सब लोग आप जानते हो कि किस तरह से हमने केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके दिल्ली को कोरोना से बचाया। यहां भी जब भी सुरक्षा की, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होगी, हम केंद्र के साथ मिलके एक टीम की तरह देश की और पंजाब की सुरक्षा करेंगे। दूसरी चीज, बॉर्डर से नशा आ रहा है, बॉर्डर से टिफिन बॉम्ब आ रहे हैं, बॉर्डर से ड्रोन आ रहे हैं। इनमें बहुत सारी घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी होती है, भ्रष्टाचार होता है। हमने देखा जब बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे तो कस्टम के कुछ अधिकारी बिके थे, जिसकी वजह से आरडीएक्स हमारे देश के अंदर आया था।
वहीं प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब में पहुंचने से पहले ही राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। पंजाब में राज्य के ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के हेलीकॉप्टर को उड़ाने की इजाजत नहीं मिली। सीएम चन्नी को चंडीगढ़ के राजेंद्र पार्क से होशियारपुर जाने की परमिशन नहीं दी गई। इसके चलते चन्नी होशियारपुर में राहुल गांधी की रैली में नहीं पहुंच पाए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से चन्नी के हेलीकॉप्टर को रुकने के लिए कहा गया। सीएम चन्नी को होशियारपुर में राहुल गांधी के साथ चुनावी कार्यक्रम में शामिल होना था। कहा गया कि हेलीकॉप्टर को नो फ्लाई जोन बनाया गया है, जिसके चलते इजाजत नहीं मिली। वहीं इससे पहले राहुल गांधी के चॉपर को उतरने की इजाजत दी गई थी। तो चलिए आपको अब अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाते हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अलग अलग जगहों पर मतदान हो रहा है। उत्तराखंड की 70 सीटों पर मतदान हो रहा है। ऐसे में खटीमा, हल्द्वानी, रुड़की, बाजपुर, लालकुआ, हरिद्वार की ये तस्वीरें, जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और वोट डालने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम दिग्गज नेता भी इन जगहों पर वोट डालने के लिए पहुंचे। दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। बड़े बड़े नेता हैं जो आज इस इंतजार में है कि जनता जनार्दन क्या फैसला करेगी। हालांकि फैसला 10 मार्च को आएगा, लेकिन उससे पहले सबकी निगाहें आज के दिन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी शाख आज लोगों के हाथ में है। लोग ईवीएम में आज अपने फैसले को कैद करने वाले हैं। लालकुआ, हरिद्वार। यूपी चुनाव का दूसरा चरण जारी है। मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी चुनाव के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। और इस बीच में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला और कहा कि अखिलेश यादव दिन में तारे देखते हैं। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। रामपुर में सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत ही शानदार वोटिंग की रुझान की सूचनाएं हम लोगों के पास है। अखिलेश यादव ने कहा है कि इसके पहले जो चरण हुआ, पहला चरण हुआ, उसमें सपा ने सुपड़ा साफ किया है। दूसरे चरण को लेकर के भी इसी तरीके का बयान है और साथ में उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा 40 सीट से 325 सीट आ सकती है तो हम 47 से 400 क्यों नहीं आ सकते। इस पे क्या रिएक्शन? अब ये तो आप सब बहुत ही जागरूक पत्रकार हैं। अखिलेश जी को दिन में सपने देखने के लिए हम रोक नहीं सकते। भाजपा रियल अर्थों में 300 पार के बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आधे वोटरों के लिए प्रियंका एक विकल्प बनने का प्रयास कर रही है राजनीति में, और इलेक्शन में उनकी उपस्थिति का कुछ असर देखते हैं? आपने जो सवाल किया उसका एक लाइन का मेरा उत्तर है और जिम्मेवारी से उत्तर है, और हम 10 मार्च को इस बार मिलेंगे नितिन जी। जैसे बंगाल में कांग्रेस 0 पर आउट हुई है, मुझे प्रत्यक्ष लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में
कांग्रेस के पास जो 2-3 जनाधार के लोग थे जो अपनी पर्सनल छवि से जीते थे वो भाजपा में आ गए हैं और कांग्रेस 0 पर उत्तर प्रदेश में आउट होगी, बिल्कुल अप्रासंगिक हो चुकी है। तो आपने सुना कि किस तरीके से अखिलेश यादव पर हमला बोलते नजर आए हैं और साथ ही साथ आपको अभी अपडेट भी बता दें कि किस तरीके से यूपी में अब तक मतदान हुआ है। यूपी की अलग अलग जगहों पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ, आंकड़ों को जरा देख लीजिए। उससे पहले आपको बता देते हैं कि यूपी के दूसरे चरण में बड़े चेहरे कौन से हैं। आजम खान रामपुर सीट से हैं, तो वही धर्म सिंह सैनी है नकुट से, गुलाब देवी चंदोसी से। ये बड़े चेहरे आपको बता रहे हैं कि यूपी के दूसरे चरण में इन बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर है। धर्मपाल सिंह है आंवला से। ये वो चेहरे हैं जिनके लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। महबूब अली अमरोहा सीट से, वही सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से। यूपी के दूसरे चरण में इन बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर है, जहां आजम खान रामपुर सीट से जो है प्रत्याशी हैं। रामपुर के साथ साथ स्वाटांडा भी एक महत्वपूर्ण सीट है जहां से उनके बेटे खड़े हैं। तो चलिए आपको उत्तराखंड के भी बड़े चेहरों के बारे में बताते हैं कि आखिर पुष्कर सिंह धामी खटीमा से है। ये भी एक बड़ा चेहरा है क्योंकि सीएम पद पर है फिलहाल कर्नल अजय कोडियाल गंगोत्री से। तो ये बड़े चेहरे, तमाम बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर है। यशपाल आर्य बाजपुर से, सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से, तो वही हरीश रावत लालकुआ सीट से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। तो ये तमाम जो नेता हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। हरिद्वार ग्रामीण से अनुपमा रावत है, हरक सिंह रावत की बहू पुष्कर सिंह धामी फिलहाल सीएम हैं। और एक बड़ा चेहरा बीजेपी की तरफ से कर्नल अजय कोडियाल गंगोत्री से उम्मीदवार हैं। ये तमाम वो चेहरे हैं जिन पर सबकी निगाहें आज रहने वाली है। यशपाल आर्य बाजपुर से जब नतीजे आएंगे तो इनकी किस्मत का फैसला जरूर होगा, लेकिन उससे पहले बात यही कि ये बड़े चेहरे जिनको लेकर आज जिनकी किस्मत का फैसला मतदाता ईवीएम में कैद कर देंगे। 10 मार्च को जब फैसला आएगा तो पता चल पाएगा कि आखिर किसके पाले में जीत गई है, किसके पाले में हार। तो चुनावी रण में अभी बहुत कुछ बाकी है और आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि तमाम अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।